हमने लास्ट क्लास में देखा है रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, कैसे होती है, उसमें जब भी रिवर्सिबल चेंज हो मतलब जब रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसमें किस टाइप के चेंजेस हमको मिलते हैं हमने देख चुके हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो सेल इंजरी हो रही है, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, उसका बेसिक क्या कॉज था। बेसिक हमने क्या देखा था, हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया के कारण। अभी हम क्या देख रहे हैं, हाइपॉक्सिया इस्चीमिया के कारण जो रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई थी वो हम देख चुके हैं। अब हम उसी आगे में देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, किस देखेंगे, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी ड्यू टू हाइपॉक्सिया इस्चीमिया। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी ड्यू टू हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया। ठीक है ना, कैसे होती है डिफाइन करेंगे हम लोग। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये सेल है, ठीक है ना। इस सेल में कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इस सेल में कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है ना, और इस सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। इस सेल के फंक्शन क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है ना। और इस पॉजिटिव मटेरियल को यदि हम रिमूव कर देते हैं, इस पॉजिटिव मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद यदि ये सेल, उसके बाद भी यदि ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, मैंने बोला कोई पॉजिटिव मटेरियल है वो इस सेल पे एक्ट करती है और इस सेल का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और वो फंक्शन डिस्टर्ब होने के बाद हम उस कॉज को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद यदि ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, यदि ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, यदि ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, तो इसमें जो चेंज होंगे वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज। उसमें क्या चेंज हो गया है, एग्जैक्टली क्या चेंज आ गया उसके फंक्शन में, इरिवर्सिबल हमें क्या हो गया है, चेंज मिल गया है। मीन्स वो सेल क्या है, अगेन रीफंक्शन नहीं कर रही है, अगेन नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है कॉज को रिमूव करने के बाद भी। ठीक है ना, कॉज को ठीक करने के बाद भी ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, तो उस टाइप की जो सेल है जो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे या इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। जब भी हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात कर रहे हैं, आपको सोच लेना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल डेथ। सेल डेथ किसके बारे में सोच रहे हैं हम लोग, सेल डेथ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सेल डेथ मीन्स क्या हो गया, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं, सेल डेथ। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी किस कारण से हो रही है, हाइपॉक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपॉक्सिया और इस्चीमिया के कारण क्या मिल रहा है मुझे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी मिल रही है। या हम जो सेल डेथ की बात कर रहे हैं वो किस कारण से हो रही है, हाइपॉक्सिया इस्चीमिया, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हम आगे देखते हैं कि इस सेल में सेल डेथ या इरिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है। हाइपॉक्सिया सभी को पता है, हाइपॉक्सिया कॉमन कॉज है, हमने देखा था। यदि हाइपॉक्सिया, सेकेंड है इस्चीमिया, सभी को पता है इस्चीमिया भी क्या कॉज करता है, हाइपॉक्सिया कॉज करता है। तो यदि इस सेल में इस्चीमिया दैट मीन्स हाइपॉक्सिया यदि हमें कैसा मिलता है, परसिस्ट। यदि इस सेल में हाइपॉक्सिया लंबे समय तक बना होता है, परसिस्ट करता है, लंबे समय तक बना होता है, तो लंबे समय तक क्या है, बना हुआ है। ठीक है ना। ठीक, जिस कारण से क्या होता है, इस सेल में मुझे इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल एंड इरिवर्सिबल फंक्शनल चेंज मिलता है। तो ड्यू टू
परसिस्टेंस ऑफ हाइपॉक्सिया, लंबे समय तक हाइपॉक्सिया बने होने के कारण इस सेल में हमें इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल एंड इरिवर्सिबल फंक्शनल चेंज मिलता है। ठीक है ना, ये तो हमको मिल रहा है। ठीक है ना, और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि यदि इस हाइपॉक्सिया को मैं रिमूव कर देता हूँ, इस हाइपॉक्सिया को रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद भी ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, तभी तो हम क्या बोलेंगे इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस। तो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उसका, प्लस हम बोलेंगे रीपरफ्यूजन। रीपरफ्यूजन मतलब क्या होता है, हाइपॉक्सिया बना हुआ है लंबे समय तक और उसने क्या कर दिया, इरिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज कर दिया। ठीक है ना, उस सेल में, और उस हाइपॉक्सिया की कंडीशन के परसिस्टेंट कंडीशन के बाद वहाँ पर क्या जाता है, रीपरफ्यूजन, मतलब फिर से वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और सेल को क्या मिलने लगती है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगती है। मतलब जो हाइपॉक्सिया कंडीशन कैसी हो गई, रिमूव हो गई। मतलब पहले नॉर्मल कंडीशन थी, फिर क्या हुआ, परसिस्टेंट हाइपॉक्सिया हुआ, हाइपॉक्सिया परसिस्ट किया और उसके बाद फिर से कैसी हो गई, वहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन हो गई। जो अगेन नॉर्मल ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई हो गई, हम उसे क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन। ठीक है ना, तो ऐसी सेल जिसमें हाइपॉक्सिया परसिस्ट किया उससे हमें ये चेंज मिल गए और उसके बाद उस सेल में नॉर्मल क्या मिलने लगा, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई और उसके बाद ये सेल फिर से नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, एग्जैक्टली हम उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जब भी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, इसका मतलब ऐसी सेल जिसमें क्या हुआ है, हाइपॉक्सिया हुआ है लंबे समय तक, लेकिन लंबे समय तक हाइपॉक्सिया हो जाने के बाद फिर से वहाँ पर क्या हो गई, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई हो गई। कैसी हो गई, वहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, रीपरफ्यूजन। ये दोनों कंडीशन मिलने के बाद परसिस्टेंट हाइपॉक्सिया हुआ एंड उसके बाद क्या मिला, वहाँ पर रीपरफ्यूजन मिला। और इसके बाद भी यदि वो सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, नॉर्मल अपने फंक्शन को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली उस सेल में क्या हुआ है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है। और उसमें ये नॉर्मल फंक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ड्यू टू परसिस्ट क्या कौन किया, ऑक्सीजन हाइपॉक्सिया, जिस कारण से क्या हो गया, वहाँ पर इरिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड इरिवर्सिबल फंक्शन हमको चेंज मिले। तो एग्जैक्टली जब भी हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करेंगे तो वो जो सेल है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर हाइपॉक्सिया हमको मिलता है लंबे समय तक। ठीक है ना, ये होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यही यदि हम क्या करें, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को कंपेयर करें, ठीक है ना, तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी थी उसमें भी हाइपॉक्सिया था, लेकिन वो कैसा था, शॉर्ट हाइपॉक्सिया था। एंड सेकंड क्या था, वहाँ पर रैपिड रिस्टोरेशन, वहाँ पर क्या हो गया, रीपरफ्यूजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो गई और उसके बाद वहाँ सेल काम करने लगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपॉक्सिया परसिस्ट कर रहा है, लंबे समय तक है और उसके बाद यहाँ पर भी रीपरफ्यूजन होता है, लेकिन वो जो सेल है नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो दो सेल है, एक सेल है उसमें हाइपॉक्सिया शॉर्ट है और उसमें रीपरफ्यूजन हो गया, सेल नॉर्मल फंक्शन करने लगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई। एक सेल है जिसमें हाइपॉक्सिया है लेकिन वो कैसा कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है और लंबे समय तक हाइपॉक्सिया बना हुआ है, शॉर्ट टाइम तक नहीं, लंबे समय तक हाइपॉक्सिया बना है और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, रीपरफ्यूजन होता है और रीपरफ्यूजन होने के बाद मतलब हाइपॉक्सिया को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तब भी वो यदि वो सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है तो उस सेल में क्या हो गया है, इरिवर्सिबल चेंज हो गया है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई है। ठीक है ना, और वो इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी क्यों हुई है, इरिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये ही एग्जैक्टली इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, मतलब उसको ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल मिलने के बाद भी यदि वो सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है, इसका मतलब है उसके अंदर बहुत सारे चेंज हुए हैं और वो जो चेंज हुए हैं जिस कारण से वो सेल फिर से रीफंक्शन नहीं कर पा रही है, वो कौन कौन से चेंज हैं वो एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है ना। वो कौन कौन से चेंज हैं जो उसे रीफंक्शन होने से क्या कर रही है, रोक रही हैं। वो कौन से चेंज हैं जो सेल के रीफंक्शन को करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं या उसे रीफंक्शन करने से रोक रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट चेंज हम देखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज है, एग्जैक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो होगा, पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं, जो फर्स्ट हमको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जो पहला चेंज हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या डिसफंक्शन, ठीक है ना। ये सेल है, सभी को पता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या होता है, हाइपॉक्सिया। लेकिन हाइपॉक्सिया कैसा है, परसिस्ट कर रहा है। हाइपॉक्सिया कैसा कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। तो लंबे समय तक क्या होगा, हाइपॉक्सिया बना रहेगा। जब लंबे समय तक इस सेल में हाइपॉक्सिया बना रहता है तो ड्यू टू लंबे समय तक क्या हो गया, हाइपॉक्सिया बना है, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम होता है वो मूव होके कहाँ चले जाता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो लंबे समय तक जब हाइपॉक्सिया बना होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम है वो कहाँ जाने लगता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने लगता है। ये हम इसे क्या बोलेंगे, जो कैल्शियम एक्स्ट्रा से इंट्रा में जा रहा है, ये कैल्शियम जो एक्स्ट्रा से इंट्रा में जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम ड्यू टू हाइपॉक्सिया। जो साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो रहा है, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम कहाँ जा रहा है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में जा रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो ड्यू टू हाइपॉक्सिया हुआ, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ, मींस इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम कहाँ पर हो गया, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। तो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम हमें कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म जब कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो साइटोसोल होता है, आपको बताया था मैंने, दो ऑर्गेनल्स के बीच का जो एरिया होता है या दो ऑर्गेनल्स के बीच का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल में भी क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कैसा हो जाएगा, वहाँ पर एक्यूमुलेशन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये फाइनली जो कैल्शियम है इसे इसे जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम को ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कैल्शियम क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। और फाइनली हम क्या बोलेंगे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस कैल्शियम को क्या करेगा, कैच करेगा। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इस कैल्शियम को कैच करता है तो ये ड्यू टू कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनने क्या किया, कैल्शियम को क्या किया, कैच किया या उसे लिया, और लेने के बाद जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम जाता है तो ये कैल्शियम क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन डैमेज होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया मींस एटीपी बनाने वाली मशीन जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यदि वो मशीन डैमेज हो जाएगी तो एटीपी फॉर्म नहीं होगा, एटीपी फॉर्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और सेल के दूसरे फंक्शन रुक जाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है ना। तो फिर से हम देखते हैं लगातार हाइबल सेल इंजरी, ठीक है ना। तो फिर से हम देखते हैं
लगातार हाइपॉक्सिया बनेगा। हाइपॉक्सिया बनने के कारण क्या हो गया, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हो गया। साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम मिलेगा हमें, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम मिलेगा। ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम साइटोप्लाज्म में मिलेगा, तो सेल में प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस कैल्शियम को क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जैसे ही कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को या माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है तो एटीपी फॉर्म करने वाली मशीन कैसी हो गई, डैमेज हो जाती है और एटीपी फॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो यदि एक बार माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया ड्यू टू कैल्शियम, तो फिर से वो माइटोकॉन्ड्रिया रिफंक्शन नहीं कर पाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया फिर से हील नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया है ड्यू टू कैल्शियम, और इसके बाद यदि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रीपरफ्यूज़न कर दिया, तो यदि नॉर्मल ऑक्सीजन यहाँ पर आने भी लगी, तो नॉर्मल ऑक्सीजन यदि आई भी इस सेल को मिलेगी भी नॉर्मल ऑक्सीजन, लेकिन ये सेल इस नॉर्मल ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन इस सेल के लिए यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस ऑक्सीजन को यूज़ करने वाली जो मशीन, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया था, वो कैसा हो चुका है, डैमेज हो चुका है। डैमेज क्यों हो चुका है, ड्यू टू कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया, डैमेज हो गया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के आजू बाजू बहुत सारी नॉर्मल ऑक्सीजन है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया है, रीपरफ्यूजन हो गया है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उस ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। और रीपरफ्यूजन के बाद भी वो सेल फंक्शन नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया था अभी, रीपरफ्यूजन के बाद भी क्या हो रही है, सेल फंक्शन नहीं करी। क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने मशीन में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया है, डैमेज हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पाएगा और वो एनर्जी फॉर्म नहीं कर पाएगा। एनर्जी फॉर्म नहीं कर पाएगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, अदर सेल के फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हमें जो पहला चेंज मिलता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के लिए। और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और सेल का फंक्शन नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये हमको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहला चेंज होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो हमको मिलता है। ठीक है ना। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है कैल्शियम से, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें दो चेंज मिलते हैं। पहला मिलेगा हमें क्या, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का डिपोजिशन मुझे कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है ना। एंड सेकंड क्या मिलेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाते हैं, वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं, स्मॉल से बबल लाइक स्ट्रक्चर, वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं। वो हमें क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और वो भी किस कारण से मिलता है, ड्यू टू कैल्शियम। ठीक है ना। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैं जब माइक्रोस्कोप में, मान लीजिए माइक्रोस्कोप में मैं किसी टिश्यू को या किसी टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करता हूँ, तो जब माइक्रोस्कोप में देखता हूँ तो उस टिश्यू में जो सेल है, उस सेल में यदि माइटोकॉन्ड्रिया में मुझे क्या मिलता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। क्या मिलता है मुझे, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मिलता है। एंड साथ में क्या मिलते हैं, वहाँ वैक्यूल्स मिलते हैं मुझे। तो इसका मतलब है उस सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में वैक्यूल और जो माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है, इसका मतलब है उस सेल में ये जो सेल जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डैमेज हुआ है, या उस सेल में जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, उसका कारण क्या है, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। और साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम का कारण क्या है, परसिस्टेंट हाइपॉक्सिया। मतलब हाइपॉक्सिया परसिस्ट की थी, इस कारण से वहाँ पर कैल्शियम आया और कैल्शियम ने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर दिया। तो ये दो मॉर्फोलॉजिकल चेंज, ये जो दो इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमको कहाँ मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। तो हम ये दो इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बेस पे बता सकते हैं कि उस टिश्यू में, उस सेल में, या उस ऑर्गन के टिश्यू में, उस सेल में जो सेल इंजरी हुई है वो किस कारण से हुई है, ड्यू टू हाइपॉक्सिया। ड्यू टू हाइपॉक्सिया। यदि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में
वैक्यूल मिलते हैं एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मिलता है। ये दो मॉर्फोलॉजिकल चेंज मुझे वहाँ मिलते हैं। इसका मतलब है उस टिश्यू में, उस सेल में जो इरिवर्सिबल या सेल डेथ हुई है उसका बेसिक कारण क्या है? हाइपॉक्सिया। तो इससे हमें ये पता कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला चेंज हमको मिलता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है ना। रीपरफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रीपरफ्यूजन होने के बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो गया है। इसलिए इसके लिए इस सेल की इजीली जो ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हुई थी वो यूजलेस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है पहला चेंज।